चर्चे के बाद यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं शिवजी यादव। आज एक बार फिर हमारे साथ एक खास मेहमान पेश है, जिनका कुछ ही समय में इंटरव्यू होने जा रहा है। उस खास मेहमान का नाम है कवि पंडित अशोक कुमार दीक्षित जी, जो कि बनना तो चाहते थे कवि, लेकिन परिस्थितियों के शिकार होकर एक प्राइवेट जॉब करके अपनी दिनचर्या या रोज़मर्रा की चीज़ों को पूरा करते हुए जीवन निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे न जाने कितने अशोक कुमार दीक्षित होंगे जो बनना तो कवि चाहते थे, बनना तो पॉलिटिशियन चाहते थे, बनना तो लेखक चाहते थे, बनना तो क्रिकेटर चाहते थे, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि आदमी वो बन नहीं पाता है और परिस्थितियों का शिकार होके वो आदमी गलत दिशा में चला जाता है। लेकिन इसके साथ साथ बात यह है कि उसके अंदर की टैलेंट ख़त्म नहीं होती है, टैलेंट उसके अंदर अभी भी है, बस उसे प्लेटफार्म नहीं मिला। तो मेरा बस उद्देश्य ये इंटरव्यू लेने का मतलब यही है कि ये जो सोशल मीडिया है, अगर अभी भी ये प्लेटफार्म मिले तो हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आइए मिलते हैं अपने खास मेहमान अशोक कुमार दीक्षित जी से। अशोक कुमार दीक्षित जी, आपका चर्चे के बाद यूट्यूब चैनल में बहुत सारा ढेर सारा हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। दीक्षित जी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं आपके बारे में कि आप कवि बनना चाहते थे और कविता में बहुत रुचि थी आप जी जी। और आपका जो बैकग्राउंड था, पिताजी आपके प्रिंसिपल से रिटायर हैं, अध्यापक पुत्र हैं, भाई साहब भी मतलब शिक्षा से हैं। तो ऐसे स्थिति में कवि न बनने का मूल कारण क्या है? ऐसी क्या घटना घटी जो आप कवि बनते बनते रुक गए? जी भाई साहब, ऐसा है, कविता के प्रति बचपन से ही बहुत लगाव था, बहुत रुझान था और हमें एक तो अच्छा प्लेटफार्म नहीं मिल पाया और शिक्षा के क्षेत्र में और काव्य जगत के क्षेत्र में मैं और आगे जाना चाहता था। अगर प्लेटफार्म कोई आगे मिल जाता तो मैं काव्य के क्षेत्र में और आगे बढ़ सकता था। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? भाई साहब, पढ़ाई तो मैंने एमए साहित्य रत्न ITI और LLB किया है। LLB भी किया है आपने? जी। अच्छा। हाँ, तो अपनी कोई ऐसी, जैसे कवि तो नहीं बन पाए पर ऐसा तो जरूर होता होगा घर में या खेत में, खलिहान में या कमरे पे खाली टाइम में 2 मिनट कुछ तो लिखते पढ़ते होंगे, गुनगुनाते होंगे। उसी में से 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए कम से कम इस क्या बोलेंगे अधूरा प्रेम जो रहा कवि का, उस 2 लाइन इस दर्शकों के नाते आप सुनाने का काम करें जो अपनी स्वरचित हो। जी भाई साहब, ये इसकी 4 पंक्तियाँ मैं सुनाता हूँ कि आरंभ वीर रस करता हूँ तो कुत्ते लड़ने लगते हैं। वाह वाह वाह। आरंभ वीर रस करता हूँ तो कुत्ते लड़ने लगते हैं। हे काव्य कला के प्रेमी जन, तुम मेरा परिचय प्राप्त करो, मेरी गुण गरिमा को सुनकर अपने घटघट व्याप्त करो। ये मत समझो आज यहाँ मैं गीत सुनाने आया हूँ अथवा तुमको कच्चा पक्का संगीत सुनाने आया हूँ। मैं जन्मजात कवि हूँ, अभी तक कोई गुरु नहीं किया, धरती पर आते ही मैंने कविता में रोना शुरू किया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदरणीय दीक्षित जी, क्या आपको दुख होता है कि मैं काश कवि बन गया होता? जी। इस बात की मलाल दिल में तो जरूर होती होगी कि मैं काश मैं कवि बन जाता। जी, इस बात का मुझे बहुत मलाल है कि मैं कवि बनना चाहता था, लेकिन वो एक इंग्लिश में एक कहावत है, द मन इज द स्लेव ऑफ सर्कमस्टांसेस। मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है और कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां रहीं जिसके कारण मैं कवि नहीं बन पाया। अगर उन कुछ अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती तो मैं भी काव्य के क्षेत्र में और आगे बढ़ जाता। आपके समय में तो ये सोशल मीडिया नहीं था, पर अभी के समय में ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे प्रतिभाओं को, जो प्रतिभा दब गई हैं, उनके लिए सोशल मीडिया एक वरदान साबित हो रही है। तो क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इन फ्यूचर में, भविष्य में अपना कोई यूट्यूब चैनल बनाकर और अपनी स्वरचित कविता आप अपलोड करेंगे, दर्शकों का मनोरंजन करने का काम करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। और आजकल सोशल मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है और जुड़ने का भी काम कर रही है, आगे बढ़ने का भी काम कर रही है और विकास के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही है। हिंदी कविता जैसे रामधारी सिंह दिनकर हुए, मैथिली शरण गुप्त हुए, मीरा हुए, कबीर हुए, रहीम हुए, वो तो ठीक है। आज के इस आधुनिक युग में एक कवि हैं कुमार विश्वास, जानते हैं इनको? जी, खूब भली भांति जानते हैं। कुमार विश्वास का जन्म गाजियाबाद ज़िले के पुलखुआ नामक गांव में हुआ था। इनके पिता भी एक प्रोफेसर थे और ये 5 भाई बहन हैं और सब अच्छे अच्छे पद पे हैं।
और इनके पिता इनको इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये फर्स्ट सेमेस्टर से ही वहाँ छोड़कर भाग आए और कविताओं के पीछे भागने लगे। क्या कभी कुमार विश्वास से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? हाँ, मुझे इसके पहले दूधधारा में आने के पहले मैं कानपुर LML लिमिटेड में था, लोहिया मशीन्स लिमिटेड, और तब कुमार विश्वास के कई एक प्रोग्राम कानपुर में होते थे। कभी सम्मेलन में भी कुमार विश्वास जी आते थे, तब मैं उनसे कई एक बार मिला हूँ। अगर ऐसा कहा जाए कि कुमार विश्वास का इस आधुनिक के कबीर को, हम लोग उस तुलसी और कबीर को तो नहीं देखे, पर इस आधुनिक के कबीर और तुलसी कहा जाए तो कहना क्या गलत होगा? नहीं, बिल्कुल सही होगा। हाँ, इन्होंने जब से कवि के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में, कवि पाठन करने के क्षेत्र में पैर रखा, तब से हिंदी के जुड़े कवियों का मान और सम्मान 7 समुंदर पार, अमेरिका, जापान, रूस, इंग्लैंड, तमाम देशों में कविता किया और हिंदी के कवियों का मान अपने देश में भी बढ़ाया और विदेशों में भी बढ़ाया। इस बात से कितना % सहमत है? 100% सहमत हैं। जहाँ जहाँ हिंदी जानी जाती है वहाँ वहाँ डॉक्टर कुमार विश्वास अपनी काव्य पताका को लेके गए हैं और काव्य पताका लहराई है, फहराई है। आज की युवा पीढ़ी डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कवि और कविता से बहुत दूर है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? चूँकि काव्य के क्षेत्र में बहुत कम लोग आना चाहते हैं, काव्य प्रेमी लोग कम मिलते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कवि जो है कभी मरता नहीं है और कभी हमेशा जिंदा रहता है। यदि हम किसी इतिहास के चैप्टर को पढ़ते हैं या इतिहास का पीरियड अटेंड करने जाते हैं तो वहाँ का प्रोफेसर, वहाँ का अध्यापक, वहाँ का प्राचार्य ये बताता है कि सिकंदर थे, अकबर थे या अन्य लोग थे। और जब हम हिंदी साहित्य का कोई दोहा व्याख्या करते हैं तो उसमें कहा जाता है, कबीरदास ने अपने दोहे में कहा है, बिहारी जी ने अपने दोहे में कहा है, वर्तमान की अनुभूति, वर्तमान। हाँ, तो 4 पंक्तियाँ मैं कविता के मैं सुनाना चाहता हूँ कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दवाण से मारा था। पद्मश्री सुनील जोगी की 4 पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियों की उन्होंने कविता लिखी है और कविता की मैं वकालत करना चाहता हूं कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दवाण से मारा था। वो कविता थी जिसको गाकर कवि दिनकर हुंकारा था। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वाह वाह, क्या बात। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। मंदिर में जाकर के गाओ कविता भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर के गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, और माँ का सुर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। ये कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। वाह वाह वाह, क्या बात। जनगण मन अधिनायक जय है, ये कविता ही है। कविता ही। 1.25 अरब से ज़्यादा का देश जब जनगण मन अधिनायक जय है का स्वर बजने लगता है तो सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। ये कविता की ही क्षमता है। तब 4 पंक्तियां मैं और देना चाहता हूँ कि बड़े बड़े शहंशाह जब अपनी कब्रों में ऐंठे होंगे, समय सिंधु के सागर में गहरे पानी बैठे होंगे, सदियां बीते जब सुल्तानों के नामों निशान नहीं होंगे, हम घर घर बंद किताबों में अक्षर बनकर बैठे होंगे। क्या बात है, शाश्वत सत्य आपने बोला। और इसी के साथ जैसे कि कैमरा पकड़ो, कैमरा पकड़ो। जैसे कि आप सभी लोग ने देखा, आदरणीय गुरुजी जो कवि बनना चाहते थे, परिस्थितियों के शिकार होकर इन्होंने अपना प्राइवेट जॉब किया और अभी हमारे दर्शकों को इन्होंने बताया कि बहुत जल्द ये सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पे अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाकर और अपनी स्वरचित कविता को आप लोग के मनोरंजन के लिए उस पर अपलोड करेंगे। और बीच बीच में चर्चे की बात यूट्यूब चैनल को भी अपना इंटरव्यू देके अपने कविता के माध्यम से आप लोग को अवगत कराने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी, हमारे चैनल में आकर बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।